हेलो बच्चों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ये क्लास 12 के फिजिक्स में लाइट जो टॉपिक है, प्रकाश जो टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, जिसमें हमें पता करना होता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका क्या वैल्यू होती है, जो कि यह आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले को जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा तो हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। अक्सर जो बच्चे तैयारी करते हैं नीट की या आईआईटी की, या जो बहुत अच्छे रैंक लाना चाहते हैं बोर्ड के एग्जाम में, वे बच्चे इस चीज़ पे ज़्यादा जोर मारते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम पार्श्विक विस्थापन का क्वेश्चन आए तो उसे हम बहुत आसानी से कर ले जाएँ। तो आइए समझते हैं और हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे इसको, हम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें बताना है कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम कांच का गुटका बनाते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे एक हमने यहाँ पर कांच का गुटका हमने बनाया, ये रहा कांच का गुटका। इसका नाम दे सकते हैं ABCD लिख सकते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा B, ये पॉइंट C और यह D। ऐसा हम बना सकते हैं। ऐसी कोई नीड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे इसका कुछ काम हो तो बना देते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की, यहाँ देखिए, ये होता है आपका वायु है, ये वायु है, मतलब ये विरल माध्यम है, और ये क्या है, सघन है, यानी कि कांच है। चूंकि कांच लिख रहे हैं, सघन नहीं लिख रहे हैं, स्पष्ट यहाँ पे कांच कह दिया है, तो कांच सघन होता ही है। तो यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, इसका नाम देते हैं कोई पॉइंट P है, ठीक है। अगर यह सीधे निकल जाता तो ऐसे जाता, सीधे निकलना होता तो ऐसे हो जाता, लेकिन हमें पता है कि जब हम विरल से यानी कि वायु से जब हम कांच में प्रकाश को ये प्रकाश जब आता है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अविलंब की तरफ यह झुक जाता है। तो यह आपका अविलंब है, ये अविलंब है, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट का नाम देते हैं N1 और ये हो जाएगा, अगर यह N1 है तो N1 डैश कर देते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं झुका होता तो कुछ ऐसे निकल जाता, लेकिन हम जानते हैं कि विरल से जब सघन में आता है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, झुक जाता है। तो ये झुक गया, तो जब झुक गया और जब फिर सघन से विरल में जाएगा तो कुछ ऐसे या भागेगा, कुछ इस तरह से होगा, यानी कि अविलंब से दूर हटेगा। तो यहाँ पर हम अविलंब बना लेते हैं, ये रहा अविलंब, और इसको थोड़ा अगर ऊपर ड्रा करते हैं तो कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। इसका नाम देते हैं N2, तो ये क्या हो जाएगा, N2 डैश हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। ये कांच की थिकनेस है तो इसको नाम देते हैं T। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये हो जाएगा आपका T, इसका नाम दे दिया गया है। कितनी मोटाई है, तो T मोटाई है। अब ये जो है आपका इंसिडेंट रे है, मतलब आपतित किरण है। तो जब यह वायु से सघन माध्यम यानी कि कांच में आ रहा है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अविलंब की तरफ ये झुक गया। जब झुक गया तो I के बराबर R तो रहा नहीं है, यानी कि I से R की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे I माइनस में R, और इसको लिखेंगे हम R, ठीक है, इसको लिखेंगे हम R। चूंकि इन दोनों को जोड़ दें तो I मिलेगा, यानी कि अगर ऐसा हो रहा है दोनों को जोड़ने पे तो I होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए समझते हैं। हमें बताना है कि पार्श्विक विस्थापन के बारे में बताना है। तो पार्श्विक विस्थापन यही होता है, और इसका डेफिनेशन हमने नोट कर दिया है कि किसी आयताकार गुटके में आपतित प्रकाश की किरण निर्गत समांतर प्रकाश किरण के मध्य की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आइए समझते हैं। तो आने वाली किरण यह है, ठीक है, ये किरण जो है ऐसे निकल जाती है, ये किरण ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा झुक गया, और फिर से यह विरल में आया तो फिर से ये जो है अविलंब से दूर हटेगा, ये भी क्लियर हो गया। तो ये और ये क्या होगा, एक दूसरे के समांतर हो गया, एक दूसरे की यह किरण और ये किरण क्या होगा, समांतर होगा।
और यहाँ पे अब आई बनेगा, और यहाँ पे क्या आई नहीं, यहाँ पे जो है आर बन रहा है, और ये हो जाएगा आपका आई इंसिडेंट रे है, और ये हो जाएगा आर। यहाँ पे नाम देते हैं आर, और यही डिस्टेंस हमको पूछ रहा है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हमें क्लियर करना है। तो नाम दे दीजिए, इसका नाम हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, इसका नाम हो जाएगा एस। बहुत आसान तरीके से हम इसको हम बना लेंगे। तो हमें तो बताना है डी की वैल्यू, आइए समझते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कि माना नहीं, यहाँ लिख सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज हम ले सकते हैं, त्रिभुज लेंगे क्यू n1 डैश और r में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू n1 डैश r में। तो क्या मिल रहा है हमको इसमें, तो यहाँ से हम r cos की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos थीटा कितना होगा हम इसको जानकारी कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे cos ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की जगह क्या है, r है, ठीक है। यह हम बता रहे हैं ना, हमें इसी के बारे में बताया जा रहा है, हमें ये निकालना है। तो cos r इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आधार बटे कोण होता है, तो इस कोण के लिए आधार कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा क्यू n1 डैश, और कोण क्या होगा क्यू आर। तो देखिए ये हो जाएगा क्यू n1 डैश और अपान हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये समीकरण हो गया हमारा एक। यहाँ लिखेंगे तथा त्रिभुज, अब किस में निकालेंगे, ये तो हो गया है, अब हम इसमें निकाल रहे हैं, इस वाले में हमको निकालना है। तो लिखेंगे क्यू आर यस में, लिखेंगे क्यू आर यस में, समझिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन निकालते हैं, तो साइन आई माइनस में आर दिया गया है इक्वल टू लंब बटे कोण होता है, तो लंब आपका आर एस हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका आर एस, और अपान कोण कितना होगा, तो क्यू आर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्यू और आर, ये समीकरण 2 हो गया। बहुत आसान है, एक एक चीज क्लियर करते चल रहे हैं, समझिएगा। तो हम लिखेंगे कि अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा हमें, यहाँ लिखेंगे हम साइन आई माइनस में आर अपान लिखेंगे कॉस ऑफ आर इक्वल टू क्या मिल रहा है, आर एस अपॉन क्यू आर, अपॉन ये मिला हमें क्यू n1 डैश और अपॉन क्यू आर। तो देख रहे हैं कि तो कुछ कटने वाला है, तो क्या मिल जाएगा हमें, मिलेगा आर एस अपॉन क्यू n1 डैश, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम कि साइन आई माइनस में आर अपॉन कॉस ऑफ आर इक्वल टू आर इंटू एस अपॉन क्यू n1 डैश, समझिएगा अच्छे से। तो हमें अभी यहाँ तक का रिजल्ट हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर एस है कितना, तो आर एस यानी कि डी, और क्यू n1 डैश कितना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी। देखिए ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, तो लिख सकते हैं कि इसकी जगह पर कि टी है, यहाँ लिखेंगे हम। अब यहाँ लिख सकते हैं कि साइन आई माइनस में आर अपॉन कॉस आर इक्वल टू ये हो जाएगा डी और यहाँ हो जाएगा टी, राइट। अब हम अगर डी की वैल्यू निकालना है हमें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी इंटू हो जाएगा साइन आई माइनस में आर और अपॉन कॉस ऑफ आर। यहाँ तक तो हमें मिला, और ये समीकरण हो जाएगा हमारा 3। आइए समझते हैं, बाकी चीज़ों को यहाँ बता देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि डी की वैल्यू हमको मिल गई है इतना, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान कम है, तो जब अपवर्तन कोण और आपतन कोण दोनों की वैल्यू अगर कम है, मान इसकी कम है, तो क्या होता है, तो लिखेंगे तब लिखेंगे साइन आई माइनस आर इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस आर हो जाएगा, तथा कॉस आर इक्वल टू क्या होगा 1। ध्यान दीजिएगा,
ये cos ऑफ r की जो वैल्यू है वो 1 से कम नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया है। अगर 1 से कम होता तो 1 से कम ही लिखा जाता, लेकिन अब ये r 1 से कम नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, तो जो वैल्यू ने पुट किया था उसमें हम इसको रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे d इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर। तो क्या हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा सिर्फ t इंटू आई माइनस में आर और अपॉन क्या 1, ये 1 हो गया। इसका मतलब हुआ कि d इक्वल टू हमें मिल गया है t इंटू आई माइनस आर हमें मिला है, राइट। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ और भी कुछ इसमें चेंजेस हो सकता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है, यहाँ बताते हैं। हम जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि n इक्वल टू आई अपॉन आर लिख सकते हैं। अगर हम इसको ट्रांसफर करें तो r यहाँ पे आएगा तो n वहाँ पे चला जाएगा, तो लिख सकते हैं कि r इक्वल टू आई अपॉन n, ऐसा हो सकता है। तो अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू टी इंटू आई माइनस, और r की जगह पे यहाँ आया है तो ये हो जाएगा आई अपॉन n। बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d इक्वल टू मिलेगा हमें, i को हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन n। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा d इक्वल टू आई इंटू टी और n माइनस 1 अपॉन n, और यही हमारा पार्शियल विस्थापन क्लियर हो गया। यही हमारा फार्मूला बन के आ गया। तो n माइनस 1 अपॉन n, इतना यही हमारा पार्शियल विस्थापन मिला। आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो फिर हमें कमेंट कीजिए। और हमारा कोशिश तो रहा है कि बहुत आसान तरीके से बताएं, और अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर एक बार इसको और देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से हमने बताया है और ये क्लियर हो जाएगा। और इस पर ऐसे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, उस क्वेश्चन को भी बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।